आपको पता ही है दोस्तों, यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग देश की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों यानी जियो, एयरटेल, वोडाफोन की अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं और उसके बाद शान से सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। यह वीडियो जब वायरल है, जब देश में यह बहस चल रही है कि मोबाइल टैरिफ के दाम इतने बढ़ गए हैं कि अब प्राइवेट कंपनी छोड़ करके सरकारी कंपनी बीएसएनएल पर नंबर पोर्ट करा लिया जाए, क्योंकि वहां पर सुविधाएं सस्ती दर पर मिल रही हैं। लेकिन क्या बीएसएनएल इस स्थिति में है कि अभी की पोर्ट करवाकर आए लोगों का लोड संभाल सके, और कंपनी की बैलेंस शीट इस समय किस स्थिति में है, कंपनी की मार्केट में हिस्सेदारी अभी कैसी है, और सरकार से उसको 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की मदद लेकर के भी बीएसएनएल के अंदर 4G नेटवर्क का ही अभी तक वो विस्तार कर रही है, और 5G की तो बात अभी छोड़ ही दीजिए। आज के इस वीडियो में हम बीएसएनएल और उसकी कार्यशैली पर बात करेंगे। बीएसएनएल की घर वापसी और बीएसएनएल में पोर्ट करो, यह कुछ ट्रेंड्स जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ी गई है कि बीएसएनएल का खोया हुआ वैभव वापस लाया जाए और लोग अपना कनेक्शन बीएसएनएल में पोर्ट कर रहे हैं। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि रिलायंस जियो ने 3 जुलाई को अपने सभी रिचार्ज प्लान के रेट बढ़ा दिए। जैसे 155 रुपये के प्लान का दाम 189 रुपये हो गया और 299 रुपये के प्लान का दाम 349 रुपये हो गया। इसी प्रकार 666 रुपये का जो प्लान था उसका रेट बढ़कर 799 रुपये हो गया। यह तो बस वो प्लान है जो ज़्यादा प्रचलित हैं। अगर आप स्क्रीन पर पूरी लिस्ट देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि प्लान में यह बदलाव 44 रुपये से लेकर 600 रुपये तक का हुआ है, और प्रतिशत में बात की जाए तो इस बदलाव के अंदर औसत 25% का चेंज आया है। जियो के साथ साथ 4 जुलाई को एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियों ने भी अपने दाम बढ़ा दिए। कंपनियों ने ऐसा इसलिए किया कि एक रिपोर्ट छपी है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियों ने ऐसा ARPU मेंटेन करने के लिए किया। ARPU यानी एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र, यानी कि इन कंपनियों को एक ग्राहक से होने वाली औसत कमाई, उसे ही ARPU कहा जाता है। ये कंपनियां इस ARPU को लेकर के हर साल एक टारगेट रखती हैं। पिछले साल यह टारगेट 200 रुपये का था और इस साल ये टारगेट बढ़ाकर 300 रुपये तक कर दिया गया है। इसलिए टैरिफ में बढ़ोतरी की गई, यानी कंपनियों को ज़्यादा पैसा कमाना है और इसलिए दाम बढ़ाने पड़े। तो क्या सरकारी टेलीकॉम कंपनियों ने एक साथ यह तय किया है कि प्राइवेट कंपनियों ने क्या एक साथ ये तय किया है कि वो अपना ARPU बढ़िया करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि किस कदर रेट वो बढ़ाएंगे। तो जियो 5G ने जिक्र नहीं किया और कि उन्होंने दाम क्यों बढ़ाए हैं। 2014 की बात करें तो कुल 13 टेलीकॉम कंपनियां थी हमारे देश में, और 10 साल बाद सिर्फ 3 प्राइवेट कंपनियां और एक PSU है जिसका नाम बीएसएनएल है। इस समीकरण की वजह से कंपटीशन बहुत कम हो गया है और इतिहास गवाह रहा है कि कंपटीशन कम होने से कस्टमर को कभी फ़ायदा नहीं हुआ। आप देश में टेलीकॉम ऑपरेटरों की पोजीशन समझे तो देश में 3 मेजर कंपनियां हैं, प्राइवेट जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। ये सभी प्राइवेट कंपनियां हैं और एक सरकारी कंपनी है बीएसएनएल। तीनों प्राइवेट कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने पोर्टिंग की मुहिम चलाई है और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि तमाम सोशल मीडिया यूजर्स सरकारी कंपनी बीएसएनएल का दामन थामने की अपील कर रहे हैं और सभी को यही सलाह दे रहे हैं कि आपस में, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां ने जो है वो दाम बढ़ा दिए हैं। तो यह भी तर्क दिया जा रहा है कि बीएसएनएल अब दूसरी कंपनियों के मुकाबले सस्ती सेवाएं दे रही है, जैसे कि बीएसएनएल 107 रुपये के प्लान में 35 दिन की वैलिडिटी दे रही है और 108 रुपये के प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी है और 1 GB डाटा मिलता है। इसी प्रकार 197 रुपये का अगर आप रिचार्ज कराते हैं तो उसमें 70 दिन की वैलिडिटी है और 2 GB डाटा मिलता है। इस तरह के और भी प्लान्स हैं जो कंपैरेटिव प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले सस्ते और किफ़ायती नज़र आते हैं। ये पूरी लिस्ट इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इसके अलावा एक और क्रिटिकल पॉइंट सेवाओं की उपलब्धता का है, यानी कि टेलीकॉम इंडस्ट्री पर नज़र रखने वाले जानकार यह मानते हैं कि मजबूत कनेक्टिविटी बीएसएनएल का प्रकट गुण नहीं रहा है। इसी कारण बीएसएनएल को अभी बहुत सारे स्तरों पर सुधार करना बाकी है। बीएसएनएल को वापस रेस में घुसने के लिए काफ़ी सुधार की ज़रूरत है और सबसे पहले तो उन्हें अपनी सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ानी होगी। 4G रोल आउट अभी उसका चल रहा है, लेकिन कंपनी का मानना है कि यही 4G नेटवर्क 5G में अपग्रेड हो जाएगा और बीएसएनएल का टारगेट भी यही है कि अगले साल अपनी 5G सर्विसेज लॉन्च कर देगी। कुछ और दुविधा हैं जिससे बीएसएनएल डेफिनेटली जूझना पड़ सकता है। रेस में वापस आने के लिए निर्णय लेने का या कहे जो फैसला लेने का टाइम है वह बहुत ही कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से अपडेट करना उसको पड़ेगा। इन सब बातों के अलावा काफ़ी और दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे खर्चे कम करने पड़ेंगे और अभी सबसे ज़्यादा खर्चा एम्प्लॉयज़ की सैलरी में जाता है और फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में। तो जब यह सब फिक्स होगा तभी यह प्राइवेट कंपनियों को टक्कर दे पाएंगी। इसलिए इनकी साल 2023 की रिपोर्ट को देखिए तो उसमें कुछ दावे किए गए हैं कि जैसे कि नेटवर्क की उपलब्धता की पैरामीटर के और भी कुछ पैरामीटर्स पर एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है जिसमें बीएसएनएल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बीएसएनएल के पक्ष में सिर्फ एक ही चीज़ है और अभी वह है सस्ते प्लान वो जो ऑफ़र कर रहा है। इसलिए जब बाकी कंपनियां अपनी 5G टैरिफ बढ़ाती हैं तो बीएसएनएल की कोशिश होती है कि वह गांव तक कैसे अपना नेटवर्क बढ़ा सके और 4G कनेक्टिविटी दे सके, उसका विस्तार कर सके। लेकिन ये समस्याएं आई कैसे? बीएसएनएल भारत सरकार की 100% मालिकाना हक वाली एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि PSU है। लैंडलाइन के अलावा इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं वो प्रदान करती है। साल 2002 की बात करें तो इसके आसपास सेल्वन के बैनर तले बीएसएनएल ने अपनी सेवाएं शुरू की थी। तब महीनों के इंतज़ार के बाद सिम कार्ड मिला करते थे। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2005 आते आते बीएसएनएल की बाज़ार में हिस्सेदारी 21% थी, लेकिन इस समय बीएसएनएल को टक्कर देने के लिए दो प्राइवेट प्लेयर मार्केट में आ चुके थे। इन दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी भी मोटा मोटी 20 से 22% के आसपास बनी हुई थी। इसके बाद बीएसएनएल की मार्केट में हिस्सेदारी में गिरावट आई। साल 2007 की अगर बात की जाए तो जब मार्केट शेयर गिरा तो कंपनियों की कमाई भी गिरी और साल दर साल गिरती चली गई। साल 2005-06 के अंदर वित्त वर्ष के अंदर बीएसएनएल ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। आज यह सुनकर भले ही आपको अजीब लगे और साल 2006-07 में लगभग 9,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। 2009-10 में 574 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट में मुनाफे की जगह नुकसान की राशि लिखी जाने लगी। ग्रीन से रेड हो गया और साल 2010-2011 के वित्त वर्ष में कंपनी ने 1800 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया। अगर 12-13 की बात की जाए तो वित्त वर्ष में 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान उसको हुआ और 2019-20 के अंदर लगभग 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया गया। 2022-23 में लगभग 7,000 करोड़ रुपए का बीएसएनएल को नुकसान हुआ। बीएसएनएल की खस्ता हालत में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने बीएसएनएल को लगातार राहत पैकेज दिए हैं। साल 2019 में 69,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था और साल 2022 में 1,64,00,000 रुपए का पैकेज सरकार की तरफ से बीएसएनएल को दिया गया। 2023 में ही 89,000 करोड़ रुपए का पैकेज अलग से दिया गया। कुल मिलाकर अब तक 3,22,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज बीएसएनएल को सरकार दे चुकी है। सरकारी विज्ञप्ति में इसे बीएसएनएल का पुनर्जीवन पैकेज कहा गया है और इस पूरी धनराशि के बाद सरकार ने दावा किया है कि अब इस पैसों से देश में 4G और 5G सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। कब तक होगा पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इस पैकेज के आने के बाद बीएसएनएल का मार्केट का कुल कर्ज 33,000 करोड़ से गिरकर 22,000 करोड़ रुपए रह गया है। सरकार ने बीएसएनएल पर बोझ कम करने के लिए कुछ और कदम उठाए हैं, जैसे कि कर्मचारियों की संख्या
कम की है। और साल 2019 में केंद्र सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी और उसमें कहा गया था कि बीएसएनएल के जो कर्मचारी वीआरएस ले लेंगे, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस की स्कीम के तहत समय से पहले रिटायर होना चाहते हैं, उन्हें उनकी तनख्वाह का आधा पैसा 2 किस्तों में दे दिया जाएगा और बाकी कर्मचारियों को दूसरे सरकारी विभागों और मंत्रालयों में ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा। बीएसएनएल में बस उतने ही कर्मचारी रहेंगे जितनों की ज़रूरत होगी। और इस स्कीम का फॉलोअप किया गया फरवरी 2022 में। तब यह मालूम हुआ कि बीएसएनएल के कुल 1,53,000 कर्मचारियों में से 78,569 कर्मचारियों ने, यानी लगभग आधी वर्कफोर्स ने वीआरएस ले लिया। जानकर यह बताते हैं कि बीएसएनएल के कई कर्मचारी वेतन ना मिलने और देर से वेतन मिलने की समस्याओं से परेशान थे, इसलिए उन्होंने वीआरएस का विकल्प चुना। वीआरएस चुन करके अपना पैसा पाने का निर्णय उन्होंने लिया और इससे कर्मचारियों और बीएसएनएल दोनों को थोड़ी सी राहत मिली थी। 2007 की अगर बात की जाए तो 2007 तक बीएसएनएल सबसे आगे रहता था और मार्केट शेयर के हिसाब से 30% के आसपास, लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा बीएसएनएल का मार्केट शेयर गिरता रहा। 2022 तक मार्केट शेयर 10% तक पहुंच गया और ये लगभग अभी 7 से 8% है। बात सही है कि बीएसएनएल को अभी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बढ़ानी पड़ेगी ताकि वह इस रेस में बरकरार रह पाए और बीएसएनएल का इरादा भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। यह पीएसयू अब चाहती है कि वो इस साल के अंत तक कुछ 20% मार्केट शेयर तक पहुंच जाए। प्राइवेट कंपनियां दाम बढ़ाए या घटाए, लेकिन सरकार को यह चाहिए कि हमारे पैसों से चल रही सरकारी कंपनी को इतना तो सफल बनाएं कि उसके इस्तेमाल में शर्म ना आए और उसका उपहास ना उड़े। साथ ही इतना अंकुश भी रहे कि प्राइवेट कंपनियां अपने टारगेट पूरा करने के लिए अनरीजनेबल तरीके से टैरिफ ना बढ़ा सके। धन्यवाद।